12 की इतिहास की बुक का चैप्टर 14 भारत का विभाजन और आलिखित स्रोतों के आधार पर इसका अध्ययन। ये जो चैप्टर है ये जो है अपने अंत पे आ चुका है। अब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। इसमें कुछ आखिरी बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो बची हुई हैं, जिसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत के विभाजन से पूर्व जो भी घटनाएं उस समय घटी, उन सभी घटनाओं का हमने क्रमबद्ध अध्ययन कर लिया है। हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि भारत का विभाजन अब हो चुका है। भारत का जो अधिनियम है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उसके बारे में भी हमने चर्चा की कि उन अधिनियम में क्या क्या बातों को शामिल किया गया है और किस तरह से भारत का विभाजन हुआ। आज का जो वीडियो है उस पर हम इस बात पर हम चर्चा करेंगे उसमें कि भारत के विभाजन के बाद कैसे इतनी आसानी से हो गई, जिसके लिए इतने लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। कैसे ब्रिटिशर जो हैं या फिर अंग्रेज हैं जो वो भारत छोड़ने के लिए तैयार हो गए, तो उसके पीछे क्या क्या घटनाएं थी, क्या क्या वजह थे, क्या क्या बिंदु थे, उनके बारे में आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दीर्घकाल के संघर्ष के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के साथ ही उस दास्ता का भी अंत हुआ जो 1757 में प्रारंभ हुई थी। इस आज़ादी की लड़ाई में हजारों लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। विभिन्न कारणों से स्पष्ट होता है कि 1885 ईस्वी के बाद से, यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद से, कांग्रेस ने जिस स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभ किया था उसकी चरम सीमा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हस्तांतरित हुई। मतलब आज़ादी की लड़ाई जो है वो तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस को एक भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसको एक नेतृत्व प्रदान हो गया। और इसी के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार के साथ गांधी जी की जंग या गांधी जी का संघर्ष स्टार्ट हुआ था। और ये जो संघर्ष स्टार्ट हुआ उसकी चरम सीमा कहाँ थी? स्वतंत्रता आंदोलन जब भारत को आज़ादी मिली तब अंग्रेजों को यह स्पष्ट हो गया कि अब वे भारत में शासन नहीं कर सकते, अतः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके पीछे कुछ खास बिंदु थे विद्यमान, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो पहली बिंदु है या जो पहली महत्वपूर्ण जो पहली महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राष्ट्र चेतना का चरमोत्कर्ष। राष्ट्र चेतना का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति जागृति। अब जो है देश की हर एक इंसान, हर एक नागरिक अब जाग चुका है। उन्हें अब स्वतंत्रता की या राष्ट्रता की अहमियत का पता चल चुका है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि अपने ही देश में किसी और के द्वारा शासित होना गुलामी है और उससे बहुत जल्द उन्हें आज़ादी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके वो अपने आप को स्वतंत्र देखना चाहते थे। तो ये थी राष्ट्र चेतना। उसके बारे में कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों में राष्ट्र चेतना का विस्तार बहुत तीव्रता से हुआ। अंग्रेजों का गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को तीव्र कर दिया। करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। मौलाना आजाद ने लिखा है कि स्वतंत्रता की इच्छा के संबंध में अब कोई भी बात गुप्त नहीं रही। रक्षा सैनिकों और अधिकारियों से स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था कि उन्होंने अपना रक्त इस आश्वासन पर बहाया है कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। इस आश्वासन को पूरा किया जाना चाहिए। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें हमने देखा कि किस तरह से भारतीयों से बिना पूछे, प्रथम विश्व युद्ध में तो भारतीयों से बिना पूछे ही या भारतीय नेताओं से बिना बातचीत किए ही भारतीय सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया गया था, जिसका गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया था। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति आई तो गांधी जी ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था और उन्होंने इस व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू किया था इस बात को लेकर। और जिन लोगों को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था उनको ये काम सौंपा था कि उनका ये उद्देश्य था कि वो भारत के लोगों को, भारत की जनता को, भारत के सैनिकों को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि वो युद्ध में अंग्रेजों का साथ ना दें। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से जो शामिल थे जो देश, उनमें उनका बहुत ज़्यादा दबाव अंग्रेज़ों पर बन रहा था, ब्रिटेन पर बन रहा था कि वो किसी भी तरह से भारत का सहयोग प्राप्त करे, भारत के सैनिकों का सहयोग प्राप्त करे, वरना वो युद्ध में हार जाएंगे। तो ये जो दबाव उनकी तरफ से बाहर से बना हुआ था, उन दबाव के कारण भी ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह से भारतीय सैनिकों का सहारा चाहिए था। तो इसीलिए उन्होंने भारत के नेताओं से, गांधी जी और जितने भी शीर्ष के नेता थे उनसे बातचीत करने के लिए लॉर्ड एटली जो थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके थे, जो उदारवादी दल के नेता थे और जिनका भारत के प्रति दृष्टिकोण काफ़ी उदार था, उन्होंने यहाँ के लोगों से बातचीत की। क्रिप्स मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया कि क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि जो भी बातें हैं, अगर ब्रिटेन का सहयोग अगर भारतीय सैनिक करते हैं तो युद्ध समाप्ति के बाद
उनको आज़ादी दे दी जाएगी। तो क्रिप्स मिशन में जितनी भी बातें कही गई थी वो सारे वादे आज़ादी मिलने युद्ध समाप्ति के बाद पूरे करने की थी। इसलिए गांधी जी ने उसका पुरजोर विरोध किया और उसे पोस्ट क्रेडिट चेक कहा था और इसे अस्वीकार कर दिया था। तो कहीं लेकिन फिर भी जब युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया तो मौलाना आज़ाद ने ये कहा कि ये जो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपना रक्त बहाया है, उन्होंने इस आस पर अपना रक्त बहाया है कि आज अगर वो यहाँ पे रक्त बहा रहे हैं तो इसके बदले में भारत को आज़ादी मिलने वाली है। तो इसीलिए अब तो हमें भारत की आज़ादी हर कीमत पर चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमारे सैनिकों ने अपना बहुत खून बहाया है। तो ये थी भारत में अब राष्ट्र चेतना जो है पूरी तरह से जागृत हो चुकी है आज़ादी को लेकर। अब देश के जो एक एक नागरिक है वो जागरूक हो चुका है और अब उन्हें आज़ादी हर कीमत पर चाहिए। तो ये एक घटना थी कि भारत में अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ा भारत। और दूसरी जो घटना है वो है इंग्लैंड की दुर्बल स्थिति। ये इस बात पर भी हमें गौर करना होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है तो इतने लंबे समय तक युद्ध में रत होने के कारण ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गई है। उसकी सैनिक शक्ति का बहुत ह्रास हो गया है, उसमें धन की बहुत हानि हो गई है, क्योंकि सैनिकों को भेजने के लिए जो भी रसद और खाने पीने की चीज़ें जो वेतन उनको देना पड़ता है, हथियार उनको देना पड़ता था, उसमें बहुत सारा पैसा वो बर्बाद कर चुका है। उसके बहुत सारे सैनिकों का ह्रास हो चुका है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। और तो और जब युद्ध की में जीत मिली उसे, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, तो इस जीत के बाद भी वो लाभ ब्रिटेन को नहीं मिल सका जो रूस, अमेरिका, इस तरह के देशों को मिला था। और युद्ध समाप्ति के बाद रूस और अमेरिका जो है वो महाशक्ति के बीच में के रूप में उभरा था, लेकिन ऐसी सम्मान, ऐसी प्रतिष्ठा ब्रिटेन को प्राप्त नहीं हुई थी। तो इसलिए अब उसकी स्थिति जो है वो काफ़ी दुर्बल हो गई थी और ऐसे में फिर वो भारत पर अब कब तक शासन कर पाता। तो इस बारे में जो है माइकल प्रेचर ने लिखा है कि अगर इंग्लैंड के 1945 के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की जीत हो जाती, फिर भी इंग्लैंड को भारत छोड़ना पड़ता। ऐसे तो लेबर पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन फिर भी अगर कंजर्वेटिव पार्टी की जीत हो जाती तब भी भारत को इंग्लैंड छोड़ना पड़ता। इंग्लैंड के पास अब इतनी आर्थिक और सैनिक शक्ति नहीं थी कि वह सत्ता के हस्तांतरण को टाल सकता था। तो ये घटना घटी जिसके कारण अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट जो आती है घटना वो ये है कि एशिया में स्वतंत्रता आंदोलन। एशिया में उस समय ऐसे देशों के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ चुका है जो लंबे समय तक गुलामी कर चुके थे। तो इस बात से भी भारत ने बहुत प्रेरणा ली कि अगर उस देशों ने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और उन्हें आज़ादी मिली है तो फिर हमें भी अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ऐसे कुछ देश हैं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकांश एशियाई देशों में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे और यह बात साफ थी कि पश्चिमी राष्ट्र अब उनको गुलाम नहीं रख सकते। हिंद चीन में फ्रांस के विरुद्ध और इंडोनेशिया में डचों के विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे। भारत एशिया का एक अग्रणी देश था। यहाँ का स्वतंत्रता आंदोलन एशिया के अन्य देशों के लिए प्रेरणा स्रोत था। एशिया स्वतंत्रता नवजागरण को दबाया नहीं जा सकता था, स्वयं को नकारा नहीं जा सकता था। अतः इंग्लैंड ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत में अपना साम्राज्य समाप्त कर देने में ही अपनी भलाई समझी और इंग्लैंड जो है वो भारत छोड़कर चला गया। अगला जो कारण है, अगली जो घटना है वो ये है कि भारत के पक्ष में ब्रिटिश जनमत द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के लिए एक अग्नि परीक्षा के समान था। उसे जीत बहुत बलिदानों से प्राप्त हुई थी। इंग्लैंड के संकट काल में भारत ने अरबों रुपए का सामान और युद्ध सामग्री उसे दी थी। इन सब बातों को ब्रिटिश जनमत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। 1945 के चुनाव में मजदूर दल की विजय से निश्चित हो गया था कि अब भारत को जल्द स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने सत्ता संभालते ही भारत स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। मतलब भारत ने क्या किया है इंग्लैंड के लिए और इंग्लैंड ने भारत के साथ क्या सलूक किया है, ये सारी बातें अब इंग्लैंड तक पहुंच चुकी है। और जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्हें अब भारत के लोगों से काफ़ी हमदर्दी हो चुकी है। अब वो अपने देश की सरकार पर यह दबाव बना रही है कि वो अब भारत को आज़ाद कर दे, क्योंकि ये एक समय आ चुका है कि भारत ने जो कुछ हमारे लिए किया है, क्योंकि भारत के बहुत सारे सैनिक हमारे आज़ादी के लिए हमारे लिए लड़े हैं। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अपनी जानें गंवाई, अपना रक्त बहाया है। इतना है नहीं हमारे सैनिकों के लिए जो रसद और अनाज की आवश्यकता थी उस आवश्यकता को भी भारत ने पूरा किया है। तो अब हमारा भी ये कर्तव्य है कि अब हम भी उनके प्रति अपना नज़रिया बदलें, हम उनके प्रति अपनी नीतियों को उदार बनाएं और अब हमें भी, हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी आज़ादी दे दें। तो इस तरह से भारत के प्रति ब्रिटेन में भी जनमत तैयार हो रहा था। वहाँ के अधिकांश लोगों की जो नीति थी, अधिकांश लोगों का जो दृष्टिकोण था वो भारत के प्रति बदल चुका था और वो अपने देश के सरकार पर भी दबाव बना रही थी आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये जो जनमत जो वहाँ पे बना था उसने भी एक अहम रोल निभाया भारत को आज़ादी दिलाने में और ब्रिटेन को भारत छोड़ने में। तो ये सारे कुछ कारण थे जिसके कारण ब्रिटेन जो है
वो भारत छोड़कर चला गया। अगला जो है कारण वो ये है कि ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अब युद्धकाल में ब्रिटेन पर चीन, अमेरिका और चीन का दबाव था कि भारतीय समस्या को सुलझाया जाए। अनेक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति भी भारत की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। इनमें प्रमुख लुई फिशर, पॉल बक, लिंग मुताग, नॉर्मन थॉमस, जे सिंह इत्यादि थे। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, उन्होंने भी ब्रिटिश संसद में स्पष्ट रूप से कहा था कि अमेरिका और रूस जैसी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के दबाव के कारण भारत पर आधिपत्य कायम रखना असंभव हो गया है। क्योंकि अब चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब बहुत लंबे समय से, लगभग 200 वर्षों से ब्रिटेन जो है भारत पर आज अपना अधिकार जमाए हुए है, भारत की जनता पर शोषण कर रहा है। लेकिन फिर भी भारत ने हमेशा उसकी हर नीति में सहयोग किया है। तो अब उन्होंने भी दबाव बनाना शुरू किया कि नहीं, अब भारत के प्रति उन्हें अपनी दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है और भारत को अब आज़ाद उन्हें कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो बात ये है वो ये कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली का योगदान। 1945 ईस्वी में एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमेशा भारतीय मामलों में रुचि ली थी। जब वह प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने भारतीय समस्याओं पर विचार किया। पहले उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। जब वो असफल हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा कि वो जाकर भारतीय नेताओं से बातचीत करें, उन्हें समझाने का प्रयास करें। इस तरह भारत की स्वतंत्रता में एटली की भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्योंकि अगर एटली की उदारवादी नीति नहीं होती तो शायद भारत को आज़ादी मिलने में और लंबा समय लग सकता था। लेकिन चूंकि वो लेबर पार्टी के थे, उन्हें भारत के प्रति उनकी नीति काफ़ी उदार थी और वो हमेशा से ही इस बात के लिए कटिबद्ध थे कि उन्हें भारत को आज़ाद कराना है। इसलिए जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले घोषणा भारत की स्वतंत्रता की थी। अगली जो घटना ये है कि ब्रिटिश अजेयता का मिथक समाप्त होना। अजेयता का मतलब होता है कि ऐसा जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। तो ब्रिटिश शक्ति स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली, बलशाली और अजेय समझती थी, परंतु उनका यह घमंड उस समय चकनाचूर हो गया जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों के हाथों उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। भारतीय जनता में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति का भय और आतंक समाप्त हो गया और अब स्पष्ट हो गया कि भारतीय भी ब्रिटेन को पराजित कर सकते हैं। इस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से भारतीयों में संघर्ष, स्वतंत्रता की भावना बलवती हुई। अगला कारण है साम्यवाद कब है। भारत में साम्यवाद का प्रसार चौथे दशक में होने लगा। श्रमिकों और कृषकों पर कुछ स्थानों पर प्रभाव पड़े। ब्रिटेन में को यह भय था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति और के कारण भारत में साम्यवादी प्रसार की आशंका थी। उन्हें यह भी भय था कि अगर सत्ता हस्तांतरण में विलंब किया गया तो भारत में साम्यवादी शक्तिशाली हो सकते हैं। और दिसंबर 1946 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक भाषण में इस खतरे का उल्लेख किया था। पहले मैं बता दूं साम्यवाद क्या है। साम्यवाद जो है वह रूस की विचारधारा है जिसमें कृषकों और मजदूरों की सरकार बनने की बात कही जाती है। तो उन्हें कहीं ना कहीं रूस, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस एक तरफ और एक तरफ अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था, तो महाशक्ति अमेरिका जो था वो पूंजीवादी राष्ट्र को समर्थन कर रहा था, वो गणतंत्र की हिमायत कर रहा था। वहीं पर जो रूस था वो साम्यवादी विचारधारा का प्रचार कर रहा था और वो कृषकों और मजदूरों की सरकार बनाने पर विश्वास करता था। तो इन दोनों ही विचारधाराओं में रूस से उसे बहुत ज़्यादा खतरा था और वो नहीं चाहता था कि रूस की साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हो। तो इसीलिए जब भारत में भी साम्यवादी विचारधारा ने पैर फैलाना शुरू किया तो इस बात से ब्रिटिश सरकार काफ़ी खौफजदा हो गई थी और उनकी ये कोशिश रही कि हम बिना देर किए भारत को आज़ादी दे देते हैं ताकि यहाँ पर साम्यवाद का प्रसार थम जाए और भारत में एक सटीक सरकार की स्थापना हो जाए। 1920 या 1930 निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है जिसके कारण भारत को आज़ादी मिली, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं उस समय जरूर विद्यमान थी जिसके कारण भारत में ब्रिटेन को अपना शासन सत्ता का हस्तांतरण करना पड़ा और ब्रिटेन को यहाँ से जाना पड़ा। तो इन सभी कारणों को आप वीडियो को पॉज कर करके इसे नोट डाउन कर लेना और इससे बाद में अच्छे से याद कर लेना। तो ये चैप्टर जो है लगभग समाप्त हो गया। कुछ और मुख्य बातें हैं जैसे कि विभाजन के कुछ अनुभव हैं और विभाजन में महिलाओं की भूमिका और उनकी स्थिति है। नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा उसमें हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।